हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने भारत का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसकी भूगर्भिक संरचना देखी, भू आकृतिक एवं उसका भौतिक विभाजन देखा, जिसमें हम लोगों ने हिमालय, उसके विशाल मैदान, पठार, प्रायद्वीप, भारत देखा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखे, उसके तटों को देखा। उसके बाद हम लोगों ने जलवायु पढ़ा, जलवायु के बाद हम लोगों ने मृदा और वनस्पतियाँ पढ़ी। ठीक है गाइस, अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कृषि एवं पशुपालन। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया के जियोग्राफिकल रीजन के ऊपर डिपेंड करती है, रेनफॉल पे डिपेंड करती है, वाटर, सॉइल एंड एग्रीकल्चर जो हमारा मेथड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि भारत में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है उतनी ही डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर में भी पाई जाती है। ठीक है, और भारत में जो कृषि है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऋतुओं के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को कंसाइज करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी ये प्री की क्लास चल रही है और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मेंस में भी काम आएंगे। और यूपीपीसीएस का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाते चलिए, मैपिंग करते चलिए, और हो सके तो रिवीजन भी साथ साथ में करते करते रहिए। और प्रीवियस क्लास को के जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हों उनको भी रिवाइज करते चलिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जो कमेंट हैं वो नहीं आते, आप लोग लाइक डिसलाइक कुछ नहीं करते हैं, वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए, अदरवाइज़ वन वे कम्युनिकेशन के साथ क्लासेस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हमें जो हमारा डेटा है उसके ऊपर बिल्कुल भी आप ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट ना करें, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं हमारे और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। 2 महीने के बाद आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, 13 जून को जब आप लोग पेपर देकर आएंगे। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो देश की लगभग 55% जनसंख्या किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इससे संबंधित कुछ गतिविधियां हैं। ठीक है, 2017-18 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो 17.1% है। आप लोग थोड़ा देख भी लीजिए कि 17.1% है। ठीक, 17.1% क्या है आपके 2017-18 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी? एग्रीकल्चर और उससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी से कितना हमें मिल रहा है? 17.1%। यह एक प्राथमिक क्रिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये प्राइमरी प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि को शामिल किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि सेकेंडरी में क्या क्या आता है, क्योंकि हमारे वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 तरह के सेक्टर होते हैं। इकोनॉमिक्स की जो आपकी 6th क्लास की बुक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की जो है उसमें ये बेसिक्स दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो बेसिक्स वहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। अगर मतलब अगर हल्का सा रेफरेंस लेंगे तो प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, गेहूँ यहाँ पर हुआ, यहाँ पहुँचा, यहाँ पे उसका बिस्किट बना, टर्सरी ये मार्केट में आ गया, ऐसे एक प्रोसेस काम करता है। तो आप लोग अगर हो सके तो एनसीईआरटी 6th क्लास की इकोनॉमिक्स की पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। 11th की भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। अगर भारतीय कृषि की विशेषताओं की बात करें तो यह देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। क्या कर रही है? आधी संख्या का भरण पोषण करती है। क्योंकि जो कृषि आधारित है हमारी, जो जो कृषि का आधार है वो क्या है? वो प्राइमरी है, और वो जो देश के उद्योग हैं उनको कच्चा माल पहुंचाती है। अगर कच्चे माल की बात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर गेहूँ हो रहा है, यहाँ पे चावल हो रहा है। ठीक, अब इन सब से रेशम भी अगर हम बात करते हैं, दूध की भी बात करते हैं, तो ये सब क्या है? पनीर यहाँ बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, ये सब क्या है? उद्योगों को
रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रही है, उसके बाद ही ये मार्केट में पहुंचेगा। तो ये क्या है, कच्चे मालों का एक सोर्स है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सबने कि नेशनल इनकम क्या होता है। अगर हम भारतीय कृषि की मुख्यता की बात करें तो यह मुख्यता किस पर आधारित होती है, मानसून पर आधारित होती है। हम लोगों ने जब सॉइल वाला टॉपिक किया था या जब जलवायु की थी तो वहाँ पर भी डिस्कशन किया था। तो इसीलिए अब यहाँ से निकलना ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग जल्दी आगे बढ़ जाएं। जिसने क्लासेस पीछे की नहीं देखी है वो देख ले और वहाँ से उसको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, मानसून पर आधारित होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, मानसून पर आधारित होने के कारण ही मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मानसून का जुआ भी कहते हैं। देश में जलवायु, मृदा व कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण यहाँ पे खाद के आधार पर, ठीक है, खाद एवं खाद्य फसलों का भी उत्पादन होता है। और ये सब क्या होता है, ये ऋतु के आधार पर 3 भागों में विभाजित होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अगर हम लोग रबी की फसलों की बात करें, अगर हम लोग खरीफ की फसल की बात करें तो इसके अंतर्गत फसलों को कब बोया जाता है और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि खरीफ की फसल कब लगाई जाती है। तो खरीफ की फसल जून से जुलाई, कब लगाई जाती है गाइस, जून से जुलाई में लगाई जाती है। काटी कब जाती है, सितंबर से अक्टूबर में। कब काटी जाती है, सितंबर से अक्टूबर में। ये टाइम ड्यूरेशन कई बार पूछा जा चुका है खरीफ, रबी और जायद का, तो इसको अच्छे से पढ़ें कि खरीफ जो है जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। और ये जो जून और जुलाई का टाइम होता है, ये कौन सा टाइम होता है, मानसून का। तो ये क्या होती है, वर्षा काल की फसलें होती हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा होता है इस समय ये सब बोई जाती है और ये क्या होती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं और इनके उत्पादन में कौन सा मानसून होता है। तो अगर खरीफ की फसल की बात करें तो यहाँ पर जो मानसून होता है वो होता है आपका साउथ वेस्ट। कौन सा होता है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, हम लोगों ने पढ़ा था, तो केरल में पहुँचता है, फिर वहाँ से होते 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 ये कहाँ तक जाता है, मई जून तक हमारे वहाँ आके बरस के फसलों को पानी दे के और उसके बाद फिर निकल जाता है। इसीलिए ये कब काट ली जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जून से जुलाई में बो दी जाती हैं। इसमें तापमान की अगर बात करें कि इसको कितने तापमान की ज़रूरत होती है, तो जब ये बोई जा रही होती है तो जून और जुलाई, अगर हम टाइम पीरियड देख रहे हैं तो हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उस समय हाई टेम्परेचर बेल्ट में होते हैं हम लोग। और ये जो हाई टेम्परेचर बेल्ट है, ये हाई टेम्परेचर बेल्ट कब बनती है, क्योंकि सूर्य एकदम यहाँ पर होता है, क्योंकि 23 जून को आपको पता है कि सूर्य कहाँ पर होता है, वो पूरा का पूरा उत्तर पर होता है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जब वो होता है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि हाई टेम्परेचर होगा तो वो मॉइस्चर ज़्यादा कंटेंट करेगा तो ज़्यादा बरसेगा। तो ये खरीफ की फसल का नेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करेगा। कब बोया जाएगा, जून से जुलाई में, और काटा कब जाएगा, सितंबर से अक्टूबर में। गाइस शायद आप लोग समझ पा रहे हो कि प्रीवियस क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जब जलवायु किया था, अपोह तंत्र किया था, वहाँ पे हम लोगों ने जो एरियाज देखे थे कहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो अगर आप लोग ज्योग्राफी में एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करते चलेंगे तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए, धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास इत्यादि। ये सब क्या है, इसकी मुख्य मुख्य फसलें हैं। अब हम लोग आते हैं रबी की फसल।
तो अगर वो सितंबर अक्टूबर में काटी जा रही है तो खरीफ के जस्ट बाद रबी क्या होती है, अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती है। कब बो दी जाती है गाइस? अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। काटी कब जाएगी? अप्रैल से मई में। कब काटी जाएगी? अप्रैल से मई में। अब आपको पता है कि जब अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये ग्रीष्मकाल की है कि ये शीतकाल की है, मतलब ये विंटर की है या समर की है। ये टाइम ड्यूरेशन देखिए अक्टूबर से नवंबर और कंफर्म हो जाइए कि ये विंटर की फसल है, शीतकालीन फसल होती है ये। और रबी की फसल के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। हम लोगों ने जब वहाँ पे पढ़ा था तो ये भी देखा था, जो सेंट्रल एशिया से हवाएं आती हैं पश्चिमी विक्षोभ, वो इसमें क्या होती है? सहायक होती हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हिमालय कैसे दो भागों में बँट जाता है, एक और किस तरह से ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, कैसे एक इधर पूर्व की तरफ जाती है, एक पश्चिम की तरफ जाती है। प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन करिए, सब एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। एक ऐसा रोड मैप बन जाना चाहिए माइंड में जिससे आप लोगों को सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें। ज्योग्राफी रटने वाली चीज़ नहीं है, विजुअलाइज करने वाली चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है ये। रबी की फसल को उगाते समय तापमान कम चाहिए। अब आप लोग समझ रहे हैं ना कि भारत का मतलब जियोग्राफिकल एरिया कैसा है। और फिर यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर था, अगर ठंड की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने वाला है। समझते चलिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ से, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, आर हो, चाहे पीसीएस हो, डजेंट मैटर। मेंस में भी आपका ये इम्पोर्टेंट है और इसमें भी इम्पोर्टेंट है। मौसम कैसा हो जाएगा? शीतकालीन हो जाएगा। रबी की फसलों को उगाते समय टेम्परेचर कम चाहिए तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं शीघ्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो हमारे अप्रैल मई तक आते आते इनको मिल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे महीने होते हैं कि ये कम टेम्परेचर में बो दी जाती हैं। जब ये अपनी मैच्योर लेवल पर आती है तब तक धूप बहुत तेज़ हो जाती है और ये फसल तैयार हो जाती है। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं अगर हम उनकी बात करें तो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई इत्यादि। अब देखो, हम लोग ज़ायद की बात करते हैं। अब कनेक्टिविटी बना के रखिएगा। खरीफ जून से जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर। जून की बात हो रही है तो हाई टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा आर्द्रता चाहिए। जून के टाइम पर हम लोग अगर मानसून की बात करें तो वो हमारे वहाँ होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। वहीं पे अगर हम लोग रबी की बात करें तो वो बोते कब है हम लोग? अक्टूबर नवंबर। कटती कब है? मई जून में, क्योंकि इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए बोते समय और हाई टेम्परेचर चाहिए कटते समय, ठीक है। तो इसके पकने के लिए तापमान अधिक होना चाहिए, दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस क्रॉप का नेचर ही ऐसा है। समझ रहे हैं? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? जायद की। तो जायद की फसल जो होती है 2 महीने की होती है, आप लोगों को पता है। जायद की फसलों को समांतर रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोया जाता है। ये अप्रैल मई, वो मई जून, इसको उसके मध्यवर्ती काल में बो दिया जाता है, ठीक है। जैसे फरवरी मार्च के टाइम पे बो दिया जाएगा, जून जुलाई के टाइम पे काट लिया जाएगा। क्योंकि तरबूज, खरबूजा, करेला, ये सब हम लोगों को, खीरा, ककड़ी, ये सब जो क्या है, ये सब जायद की फसलें हैं, ठीक। तो जायद की फसलों को समांतर रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इस प्रकार जायद फसलों की मार्च में बुआई कर जून तक काट लिया जाता है। मुख्यतः ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं। अब अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो मार्च से जून बताने की ज़रूरत नहीं है कि वर्षा काल है कि ग्रीष्मकाल है या शीतकाल है। जायद की फसलें वही खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, करेला इत्यादि होती हैं, ठीक है गाइस। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग अगर कृषि तंत्र की बात करें, कृषि तंत्र, तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर तंत्र देखें, इसका सिस्टम कैसा है, ठीक। तो कृषि एक पराक्रम के रूप में देखा जाता है। पराक्रम मतलब उसको इस तरह से देखा जाता है कि इसको एक साइंटिफिक तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं।
निवेश का होता है, प्रक्रिया का होता है और निर्गत का होता है। ठीक है गाइस, इन्वेस्टमेंट करो, प्रोसेस करो और आउटपुट इनपुट में उसको कन्वर्ट करना। इसका जो प्रथम चरण होता है वो निवेश का होता है। प्रथम चरण क्या होगा? निवेश होगा। उसमें हमें क्या चाहिए? हमारे पास लैंड होनी चाहिए, मनी होना चाहिए, और फर्टिलाइज़र होने चाहिए, सीड्स होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? और इसमें क्या होता है, भौतिक निवेश की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी फिजिकल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए चाहिए, लेबर चाहिए, और सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा ढाल, ये सब इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं, क्योंकि ये निवेश, आप कहीं भी अगर पैसा लगाते हैं या कहीं भी दुकान खोलते हैं, मान लीजिए अगर एक आप छोटा सा भी कोचिंग भी खोलते हैं, तो वहाँ पर क्लासरूम चाहिए, टीचर्स चाहिए, डेस्क चाहिए, टेबल चाहिए, बोर्ड चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, नेट चाहिए। क्या होता है? ये सब कुछ क्या होता है? एक निवेश के रूप में देखा जाता है। वैसे ही अगर हम लोग कृषि के प्रथम चरण की बात करें, तो इसमें निवेश के तौर पर मशीनरी, बीज, उर्वरक, श्रमिक एवं भौतिक निवेश, सौर प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा ढाल आदि को शामिल किया जाता है। इसके अगर दूसरे चरण की बात करें, अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर इसमें उसकी लैंड है तो उसकी जुताई होगी, बुआई होगी, दवाई डाली जाएंगी, फर्टिलाइज़र डाला जाएगा, पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, निगरानी करनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है। तो ये सब किस में आता है? कृषि पद्धति की सेकंड में। ये आप लोगों को एग्रीकल्चर टॉपिक इसलिए अच्छे से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है इस साल के लिए। ये हमें आप लोगों से डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत है, आप लोग खुद ही जानते हैं इस चीज़ को। एग्रीकल्चर बिल वगैरह भी हम लोग करंट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अगर इसके तीसरे चरण की बात करें, इसके निर्गतों की, तो इसमें क्या होगा? 2 चरण होंगे। पहले तो उत्पादन को हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, जिसमें फसल, ऊन, डेयरी उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन शामिल होंगे। ये सब कुछ क्या है? हम इन सब फसल बोएंगे, तैयार करेंगे, फिर काटेंगे और फिर उसको लेके जाके बेचेंगे। फिर हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एपीएमसी एक्ट, किसान मंडी, ठीक है, स्टोरेज प्रॉब्लम, वेयर हाउस, एफडीआई क्या है, सॉरी, जो हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हाँ, एफडीआई क्या है, ये सारे क्या है। फिर पीडीएस क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है। अभी आने वाले, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि मेजर फार्मिंग मेथड्स क्या हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, डिसलाइक करिए, एटलीस्ट अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दीजिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि वन वे नहीं चल रही है। ठीक है, वन वे क्लास नहीं है ये। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, जीविकोपार्जन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि से क्या मतलब है, ये देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। इतनी बड़ी लैंड है तो इससे क्या करेंगे, मैक्सिमम, मतलब स्मॉल लैंड पर मैक्सिमम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करने की कोशिश की जाएगी कि मतलब इतने ही खेत से हो जाए। ये भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि एक छोटा लड़का है, उसके पास एक खेत है, उससे वो करता है, वो सिर्फ उतने ही लोग वहाँ पे रह सकते हैं, मतलब उनके घर के लोग ही उसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पढ़िए एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, बहुत अच्छी है। अब है ये है कि जैसे इसके अंतर्गत, अच्छा, ये मत सोचना कि मैम ज्योग्राफी पढ़ा रही है तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की क्यों बात कर रही हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी बॉडी के जैसे सारे पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, वैसे आपके जो सिलेबस है, आयोग ने जो सिलेबस आपका बनाया है ना, वो आपके ब्लड में घुल जाने वाला बनाया है। वो भी सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक, इसमें क्या होता है कि अधिकांशतः जो यहाँ पे लोग लगे होते हैं वो परिवार के सदस्य ही होते हैं। इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है, और उपज का अधिकांश भाग क्या होता है, कृषि अपने परिवार के सदस्यों की उदारपूर्ति के लिए ही प्रयोग कर लिया जाता है। जितना हम उपज करेंगे उतना खा लेंगे, सरप्लस वाली गुंजाइश नहीं रहती है, या होती है तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर होती है।
इस प्रकार की जो कृषि होती है वो प्रायः जो होती है मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों पर ही निर्भर रहती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि छोटा सा किसान है, उसके घर में 4 लोग हैं, 4 के 4 एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उतना ही उगाएगा जितना वो खा ले, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो वो कम इन्वेस्टमेंट में ही अपना जो है सब कुछ क्या करता है, वो नेचुरल के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि जो नेचुरल सॉइल की है उसका जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वहाँ की इन्वायरमेंटल परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे जो है गहन या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इसी प्रकार की कृषि पर निर्भर है। आधी परसेंट मतलब विश्व की 50% पॉपुलेशन जो है वो जीविकोपार्जन कृषि पर ही डिपेंड है। अब हम लोग आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो इसमें हम लोगों ने शायद पहले भी एक बार डिस्कस किया था। यह एक प्राचीन पद्धति है। इसमें क्या किया जाता है कि एक विशेष प्रकार के स्थल या वनस्पति को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है, कुल मिलाकर उस लैंड को साफ कर लिया जाता है और फिर उसके ऊपर कृषि की जाती है। ठीक है गाइस, इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इसको कर्तन एवं दहन, कर्तन एवं दहन या पौड़, सॉरी पेड़ा पद्धति, क्या कहते हैं इसको, पेड़ा पद्धति भी कहते हैं। ठीक, अब आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि जब इसमें कुछ समय तक कृषि की जाती है, मतलब यहाँ पे उसको जलाते हैं या उसे काटते हैं या उसको बार बार जब रीयूज लैंड की जाती है, तो उसका जो उपजाऊ होता है, जो मिट्टी की उर्वरकता होती है या मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके बाद ये लोग उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ के ट्राइब्स या वहाँ की जनजाति या वहाँ पे रहने वाले लोग, स्थानीय लोग, जब वहाँ पे लैंड डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। और यही कारण है कि इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि कृषि की इस विधि से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में यह पद्धति पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के कुछ भागों में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि की विधि अपनाई जाती है। अगर हम अब अलग अलग राज्यों में इनके नामों की बात करें तो इसको उत्तर पूर्वी राज्य में क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। हम लोग इस चीज़ के बारे में पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासों में। मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं देपा। डहिया या बेबर, क्या कहते हैं, देपा, डरिया या बेबर। इसको कहाँ कहते हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें कि उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं, ये सब कृषि पद्धति हैं और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि ये टाइम पास करने के लिए पढ़ाई जा रही हैं। टाइम बहुत कीमती है, आपका भी और मेरा भी, इसलिए ध्यान से पढ़िए। पामाडाबी, पामाडाबी इसको कहाँ बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं, और इसका एक और नाम है वहाँ पर कोमान या ब्रिंगा। पामाडाबी, कोमान या ब्रिंगा। ठीक है गाइस,
अगर राजस्थान की बात करें तो इसको राजस्थान में क्या बोलते हैं, ये सब झूम कृषि के या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वात्रा या वालरे। ठीक, वहीं आंध्र प्रदेश में अगर इसकी बात करें, आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू या पेंडा कहा जाता है। ठीक है, वहीं मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में इसको बोगमा, पश्चिम घाट में कुमारी, झारखंड में पूर्वा, हिमालय क्षेत्र में खिल, मणिपुर में पामपुल। क्या कहा जाएगा झूम कृषि को? पामलू। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप में इसको क्या कहा जाता है? दीपा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुमारी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूर्वा पूछा हुआ है, झूम कृषि पूछा गया है। तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इसमें पूछे हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें इसको हम अटैच भी कर देंगे। ठीक है। अब विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की अगर बात की जाए तो ये जो कृषि है, इस कृषि विधि में बड़े आकार वाले जोर पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि की जाती है। एक्सटेंसिव नाम से ही लग रहा है ना कि बहुत बड़ा एरिया, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी मशीनरी, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होगी, पूंजी की भी पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। जैसे बताया था, अमेरिका जैसे विकासशील देशों में ये विधि द्वारा कृषि की जाती है। इस विधि द्वारा अमेरिका वगैरह में देखा है कि 2% किसान ही हमारे वहाँ 60% किसान के बराबर एग्रीकल्चर कर लेते हैं। और ये फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, वहाँ पे जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो इंडिया से काफ़ी वास्ट है। अब हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो एग्रीकल्चर निवेश के लिए की जाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत जो पैदावार करने वाले बीज होते हैं, रासायनिक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, का जो प्रयोग होता है उनके उत्पादन पर बल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमर्शियल फार्मिंग है तो इसमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मेंटेन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग की जा सके, उनको मार्केट तक पहुंचाया जा सके, किसान को एक सशक्त एम्पावर किसान बनाया जा सके। जैसे मांस, दूध बाजार में बेचा जाता है, उपज का जीवन निर्वाह हेतु उपयोग नहीं किया जाता। जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, जैसे पोल्ट्री फर्म्स हो गए, बकरियों के हो गए, गॉट के, काउस के हो गए, तो क्या करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कम रोकते हैं, ज़्यादा भेजते हैं, या नहीं रोकते हैं और ज़्यादा ही बेचते हैं मार्केट में कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे हरियाणा पंजाब में चावल की क्या की जाती है, कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है, जबकि उड़ीसा में जीविका फसल होती है कि वहाँ पे जितना होता है वहीं पर वो यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे गेहूँ चावल कॉमर्शियल रूप में यूज़ होता है। अब हम लोग आते हैं बागानी पे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें जो होता है कि खेती बागानों तथा कृषि फर्मों पर की जाती है, ये तो अंडरस्टूड है, जिसमें हम लोग रबड़, नारियल, काजू, चाय, कॉफ़ी, केला इत्यादि का उत्पादन करते हैं। इस विधि में उन्नत बीजों की और आधुनिक कृषि यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कॉमर्शियल कृषि के रूप में ही आती है, या उसका एक्सटेंसिव उदाहरण के तौर पर इसको हम देखते हैं कि रबड़, नारियल, काजू, चाय, कॉफ़ी क्या है, कॉमर्शियल है। और बागानी, और लेकिन इसकी क्या की जाती है, प्लांटेशन किया जाता है, इनका प्लांटिंग की जाती है। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, उन्नत बीजों की, अच्छी मशीनरी की। ये सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में ये सब आपके बहुत काम आने वाला है, और प्री के लिए तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है ही है। रोपड़ कृषि अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से व्यापक क्षेत्र में की जाती है।
रोपड़ कृषि की जाती है, छोटे छोटे प्लांट बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने माउंटेनियस रीजन में देखे होंगे तो सीढ़ी नुमा, कैसे वहाँ पे बागवानी कैसे की जाती है, ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, चाय की होगी, फिर ऐसे करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, अलग अलग तरह से वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। और इससे जो उत्पादन प्राप्त होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, भारत में सुगंधित और औषधियों जो हैं उनके पौधों की भरमार है, जिसके कारण बड़ी संख्या में इसके रोपण पर ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार ने इसकी महानता को देखते हुए 9,000 से अधिक पादप प्रजातियों की पहचान की है और उसका डॉक्यूमेंटलाइजेशन करवाया है, दस्तावेजीकरण करवाया है, जिसमें लगभग 65 प्रजातियों की विश्व बाजार में साझेदारी है। कितनी करवाई है? 9,000। ग्लोबल लेवल पर कितनी है? 65। 9,000 लोकल है, सॉरी मतलब इंडियन से, और वैश्विक लेवल ग्लोबल लेवल पर करेंगे तो वो 65 हो जाएंगी। अब नोट है ये, थोड़ा सा समझ लीजिए कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में केले की नई प्रजाति की खोज की है। कहाँ पे की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। टॉपिकल रीजन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसने वो टॉपिक नहीं किए हैं वो कर ले। केले की नई प्रजातियों की खोज की है। अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आते हैं। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सिक्किम इसमें आगे है, उसको इसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। जैविक कृषि खेती करने की पद्धति है। इसमें कृषि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियम पोषक तत्व जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजिया आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम फर्टिलाइजर का यूज ना कर माइक्रोबियम पोषक तत्वों का यूज करते हैं। कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायोपेस्टिसाइड जैविक कीटनाशकों जैसे क्रोइसोपा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है जैविक कृषि में? क्राइसोपा। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा? क्राइसोपा का। गोबर का, कंपोस्ट, वर्मिंग कंपोस्ट का, हरी खाद का, मिश्रित फसल का, अन्य पशु अपशिष्ट, फसलों एवं सब्जियों के अपशिष्ट जो भी हमें बायो के रूप में मिल जाए, उन सब का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैविक कृषि में करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे वहाँ हुआ था, उसमें इतना ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतना ज़्यादा प्रयोग हुआ था कि जो सिस्टम है एग्रीकल्चर के न्यूट्रिशंस का वो डिस्टर्ब हो गया, उसके दुष्प्रभाव पड़ने लगे। पर्यावरण के साथ मानव और पशुओं के ऊपर भी उसके प्रभाव देखे जाने लगे। कई तरह की बीमारियां डेवलप हो गई और ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेने लगी जिनके बारे में हमने पहले नहीं सुना था। तो इसीलिए अब हम लोग जैविक कृषि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिससे कृषि पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। ठीक, भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, कौन सी? राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ लें कि क्या जैविक कृषि की जो पॉलिसी अभी नई वाली है क्या वो अभी की हैं, तो नहीं, हमारे वहाँ 2004 से ही इसके ऊपर काम चल रहा है और इस तरह के क्वेश्चन मर्ज करवा के पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग जैविक कृषि का संवर्धन कर रहे हैं। जैविक कृषि का संवर्धन कौन जैविक कृषि का संवर्धन कौन कर रहा है? अगर इसकी बात की जाए, इंडियन एग्रीकल्चर अनुसंधान रिसर्च काउंसिल, IARC। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और एग्रीकल्चर एंड सहकारिता कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? जैविक कृषि का संवर्धन कर रहे हैं। अब एक इसमें पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है वैश्विक लेवल पर?
अर्बन हॉवर्ड को। एग्रीकल्चर इस समय बहुत चर्चा में है और पूरा एक हॉट टॉपिक है, और इंडिया में ही नहीं, हर जगह, क्योंकि सब जगह सब कुछ खत्म हो गया, सब एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। तो अल्बर्ट हार्वर्ड का अगर नाम आ जाता है तो उनको अगर हम लोग रिलेट करेंगे, पूछ लिया जाए कि जैविक कृषि से संबंधित है या विस्तृत कृषि से संबंधित है या कहते हैं कि किसी और जगह से हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि जैविक कृषि से संबंधित है। ना तो श्वेत क्रांति होगा और ना ही आपका नील क्रांति होगा। ठीक है गाइस। बृहद स्तर पर जैविक कृषि करने वाला जो देश है वो कौन सा है, ये भी लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा जैविक कृषि कौन करता है, क्यूबा। ठीक है, आगे चलें। अब अगर हम लोग जल कृषि की बात करें, एक्वाकल्चर की, तो एक्वाकल्चर तो आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं, जो तालाब वगैरह में कृषि की जाती है। ठीक है, जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपभोग को जल कृषि कहते हैं। यह मत्स्य से भिन्न होती है क्योंकि इस कृषि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जीवों का पालन एवं संवर्धन किया जाता है, जैसे शैवाल कृषि, झींगा कृषि, मोतियों की खेती, शंख कृषि आदि के विभिन्न रूप। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमें पर्टिकुलर किसी रीजन में मिलती है या हम एक सिस्टम बनाकर वहाँ पर करते हैं, तो वो क्या करेगा, एक्वाकल्चर। अब हम लोग आते हैं एक्वापोनिक कृषि पे। एक्वापोनिक कृषि में मत्स्य पालन किया जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ उसमें पौधे लगाए जाएंगे, एक एक्वेरियम टाइप का बनाया, जैसे आप लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टमेटिक, क्या एक पॉट बना देंगे, उसमें पत्थर वत्थर डाल देंगे, पेड़ वेड़ लगा देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, उनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। तो उसी तरह से ये भी है कि इस नई कृषि तकनीकी के अंतर्गत किसानों द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी सम्मिलित किया जाता है। जो एक ही टैंक होगा उसमें मछली और पौधे दोनों होंगे एक्वापोनिक में, क्योंकि ये जो अपशिष्ट जो एनिमल इनका फिशरीज का या जो अदर्स होंगे उनका निकलेगा, वो उनके लिए खाद का काम करेगा, और जो पेड़ पौधों से न्यूट्रिशंस मिलेगा वो इनके लिए फूड का काम करेगा। ये एक साइकिल ऐसे चलता रहेगा। ठीक है गाइस, पौधों को सहायता देने के लिए टैंकों के किनारे थर्मोकाल सीट जैसी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा अगर पूछ ले तो, थर्मोकाल सीट का। और ये कहाँ पर की जाती है, इसे किचन गार्डनिंग की अवधारणा के तहत की गई है। किसकी अवधारणा के तहत ये की गई है, गुरुग्राम में की जाती है ये। और कहाँ की जाती है, गुरुग्राम में की जाती है इस तरह की तकनीकी का यूज, और इसे किचन गार्डनिंग की अवधारणा के तहत की गई है। इस विधि में भूमि के अंदर उगाने वाली फल और सब्जियां नहीं उगाई जा सकती। तो ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे लैंड तो है नहीं हमारे पास, हमने एक सिस्टम सेट किया है, उसके अंदर ही हम इसको करेंगे। अब हम लोग अगर समुद्री शैवाल कृषि की बात करें, सीवेड फार्मिंग की, तो इसका प्रयोग औषधि व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। आप लोगों को पता है शैवाल की समय दवाइयाँ भी बन रही हैं, फूड के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसमें क्या, जो समुद्री शैवाल होते हैं वो विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं। और इसमें जो एक शैवाल पाया जाता है, क्लोरेला नामक शैवाल जो होता है, वो बहुत ही प्रोटीन युक्त भोजन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। भारत में समुद्री शैवाल, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, हम लोगों ने जब उधर कुछ किया था एक टॉपिक, उसमें सवालों के बारे में, अच्छा सॉरी, मैंने करंट की क्लास में डिस्कस किया था।
मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा अंडमान निकोबार में किसके द्वारा? केंद्रीय समुद्र मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा अंडमान निकोबार में प्रशासन को समुद्री शैल कृषि तकनीकी का हस्तांतरण किया गया है। मतलब ये कृषि अंडमान निकोबार में प्रशासनिक तौर पर की जाती है। भोजन के अलावा इसका जो प्रयोग किया जाता है ईंधन की आपूर्ति के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, उर्वरक एवं सौंदर्य प्रसाधन के लिए आदि। अब हम लोग आते हैं कॉर्पोरेटिव फार्मिंग पे। अगर हम लोग कॉर्पोरेटिव फार्मिंग की बात करें तो ये जो व्यवसाय संगठन बनाकर की जाती है, कृषि उत्पादन बाजार की मांग या डिमांड की पूर्ति किए हुए किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे? ये बाजार आधारित होगी, डिमांड होगी और की जाएगी। जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल गवर्नमेंट जो है कितने सारे चेंजेस कर रही है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, कॉर्पोरेटिव फार्मिंग का है, इसमें क्या करते हैं कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं या कॉर्पोरेटिव जाते हैं सहकारी कृषि के साथ एक वो एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। मान लो कि गांव के कुछ लोगों ने एक संगठन बना लिया, उन्होंने अपना एग्रीकल्चर किया, उसके बाद वो जो उसको लेके जाएंगे बेचेंगे, तो उससे जो भी बेनिफिट होगा वो समुदाय में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किसी का पर्टिकुलर नहीं होगा। और फिर चाहे अगर हम अब मान लो कि जैसे सहकारी कृषि हम कर रहे हैं और किसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है, और जो उससे हमें जो कंपनी से मिलेगा और जो पैसा हमें मिला है मार्केट से, वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्यवसायिक संगठन बनाकर की जाती है सरकारी कृषि में। सहकारी कृषि में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो केवल कृषि मजदूर या भूमिहीन हैं। ठीक, वो इसलिए शामिल हो सकते हैं क्योंकि समुदाय में सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब हम लोग सोसाइटी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग सहकारिता में भागीदारी होते हैं, एक दूसरे के लिए किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, भारत में आर्थिक कार्यक्रम समिति 1947 थी जो सरकारी कृषि को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला रही थी। ठीक है, आर्थिक कार्यक्रम समिति 1947 की अनुशंसा पर सहकारी कृषि को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। अब हम लोग अगर संविदा कृषि की बात करें तो संविदा कृषि वही होती है जिसमें एक कंपनी जाती है, किसी फार्मर से एग्रीमेंट साइन कर लेती है, उसकी गुणवत्ता, उत्पादक, इन सब के ऊपर ध्यान देती है, उसे तकनीकी उपलब्ध करवाती है, बीज उपलब्ध करवाती है, ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाती है और फिर उनसे खरीद के ले जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसमें एक नया इशू था जिसमें गवर्नमेंट ने नए नए प्रोविज़न लाए थे। क्योंकि मान लो फसल ख़राब हो जाती है और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर उसे लेने से मना कर देता है, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में आता रहता है ये सब, तो क्या होता है वहाँ पे किसान का घाटा हो जाता है। तो इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे, वो सब करंट में अपडेट करेंगे हम लोग। अब कहते हैं शुष्क भूमि कृषि, ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ड्राईलैंड फार्मिंग जो होती है ये शुष्क क्षेत्रीय या भूमि कृषि, सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीकी है। मतलब जिन क्षेत्रों में हमने देखा था डेजर्ट वाला एरिया, अब डेजर्ट वाले एरिया में अगर कुछ भी हमें उगाना है तो हमें ऐसी पद्धति चाहिए कि वहाँ पे पानी की ज़रूरत ना पड़े। और आप लोगों को पता है कि बिना पानी के एग्रीकल्चर होता नहीं है, तो हमें ऐसी कोई तकनीक ही चाहिए। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इस तकनीकी के तहत गहरी जुताई एवं वाष्पीकरण को कम करने के प्रयत्नों के साथ मिट्टी की नमी को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। मतलब हम पानी कम यूज़ करें लेकिन जो सॉइल होल्डिंग है वो बनी रहे, वाटर की जो है बनी रहे। ठीक है, अब इस शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत भारत के लगभग 22% भाग समाहित हैं, जिसमें हमारा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब क्या है, शुष्क क्षेत्र में आते हैं। जब मैपिंग की थी तो देखा था, प्रीवियस क्लासेस को देखिए जिसने नहीं देखा है। इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम शामिल हैं देख लीजिए।
भूमि विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, पशुधन विकास कार्यक्रम, ये सब किसमें इसमें शामिल है? किसमें? शुष्क फार्मिंग में शामिल है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अखिल भारतीय सूखा खेती अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत एक तकनीक का विकास किया गया है। किसके अंदर किया गया है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित, मतलब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो अखिल भारतीय सूखा खेती अनुसंधान है, उसके तहत एक तकनीकी का विकास किया गया है, जिसके तहत मिट्टी, जल, फसलों का उचित प्रबंधन कर असिंचित अवस्था में भी ऊंची जमीन में अच्छी उपज उगाई जा सके। इसमें कौन कौन से आते हैं देख लीजिए, जैसे सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ये ना भी पूछे ड्राई लैंड फार्मिंग, तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोरोफिल कल्चर, फार्मी कल्चर, पोमी कल्चर फलों के लिए होता है, ओलरी कल्चर सब्जियों का होता है, पीसी कल्चर मछली का होता है, हॉर्टिकल्चर बगानी का, एरोपोनिक्स, ये सब हम ऐड कर देंगे उसमें आपका पीडीएफ में, तो पीडीएफ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसलिए पढ़ भी लीजिएगा। अब ट्रैक फार्मिंग क्या होती है कि यह सब्जी, फूलों व फलों की खेती करने की नवीन विधि है। इसमें विशेष करके ट्रकों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस विधि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्मिंग इसको कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। मिश्रित कृषि वो होती है जहाँ पर फल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, वो क्या होगी? आपकी मिश्रित कृषि। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर भी, देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, अब हम लोग करते हैं भारत की प्रमुख फसलें। तो भारत की प्रमुख फसलों के लिए अगर आप ये डायग्राम देख लें तो बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जौ, गेहूँ, गन्ना, आलू, बिहार में चावल और जूट, सिक्किम में जैविक कृषि, असम में चाय और जूट, सोयाबीन, देखो एमपी में सोयाबीन, कुल दालें, कुल तिलहन। टोटल प्रोडक्शन कहाँ का है? सोयाबीन, दालें, तिलहन कहाँ पर है? एमपी में है। ये डाटा भी फ्लक्चुएट होता है, कभी कोई फर्स्ट पे आता है, कभी कोई सेकंड पर आता है, तो ये करंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपडेट करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर हो कहाँ पे, कौन सा रहा है, कहाँ की सॉइल कैसी है? जैसे महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है आपका? अरहर, गन्ना, ज्वार, सोयाबीन। गुजरात में कपास, तिलहन। तो ये मैप आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ये वाली बात करें कि भारत के प्रमुख फसलें एवं अग्रिम उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो अब उसमें ये देखिए, जैसे चावल हो गया, चावल की दशाएं, चावल हो गया, ठीक है। चावल कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश गेहूं की बेल्ट, उत्तर प्रदेश, पंजाब, एमपी। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मक्का एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ये देखिए, ये डायग्राम ही आप देख लीजिएगा कि बाजरा कहाँ होता है, तिलहन कहाँ, कॉफ़ी, चाय कहाँ, रबड़ कहाँ, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ पॉइंट्स आप लोग अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, जैसे चावल खरीफ की फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आती है, ठीक है। चावल के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है? 25 सेंटीमीटर, तथा वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। अगर चावल की बात करें तो इसके लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए जो चिकनी होती है। औसत तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। ये किसकी दशाएं हैं? चावल की। चावल में विटामिन ए की, जैसे गोल्डन राइस के बारे में सुना होगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। इसमें कौन सा बीटा कैरोटीन मिलता है गोल्डन राइस में? विटामिन ए से भरपूर होता है और बहुत हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे चलते हैं।
इसका बेल्ट कहाँ कहाँ पर है सब लिखा हुआ है, और इसको देख लीजिए ये कहाँ पे होगा। इसका भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो पश्चिम एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र, पश्चिम एवं पूर्वी तटीय क्षेत्रों की बात की जा रही है, जिसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तराई प्रदेश है यानी हमारा यूपी उसमें आएगा, और हिमालय के गिरपति पहाड़ियाँ। वहीं पे अगर हम लोग गेहूँ की बात करें तो गेहूँ के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तापमान कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अभी गेहूं कब बोया जा रहा था, ठंडी के मौसम में बोया जा रहा था। दोमट मिट्टी चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए, लेकिन काटने के लिए तापमान अधिकतम चाहिए, क्योंकि इसके पकते समय तापमान कितना होगा, 20 से 25। पकते समय तापमान कितना होगा, 20 से 25 होगा। लगाते समय कितना होगा, 10 होगा। इसकी अगर ये तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि कल्याण सोना, सोनालिका, राज, ये सब हैं क्या, ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं। कल्याण सोना, सोनालिका, राज 377, अर्जुन आदि क्या है, गेहूं की प्रजातियां हैं। अगर हम लोग चावल की प्रजातियों की बात करें तो इसमें जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध, 5, माही, सुगंधा, बाला और रत्न इत्यादि के चावल की प्रजातियां हैं। मोटे अनाजों के पास अगर हम लोग आते हैं, अगर मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज का बेल्ट कहाँ लगेगा आपका, कर्नाटक, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब में। ठीक है, वहीं पर बाजरा, बाजरे के लिए क्या चाहिए, 50 से 30 डिग्री तापमान चाहिए, क्योंकि ये क्या है, खरीफ की फसल है। खरीफ हमने देखा था जून जुलाई में बोई जा रही थी। हाई टेम्परेचर चाहिए और वर्षा चाहिए 40 से 50 सेंटीमीटर। इसके उत्पादक राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। वहीं इसके लिए हल्की बालुई मिट्टी चाहिए, छिछली, काली व लाल मिट्टी होनी चाहिए, तब जाके बाजरा उगता है। अगर मक्के की बात करें तो मक्के में 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। खरीफ की फसल है, तापमान ज़्यादा ही चाहिए। मक्का अमेरिका मूल का पौधा है, भारत में इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है गाइस। अब अगर जौ की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए। शीतोष्ण कटिबंधीय एवं रबी की फसल है, यानी ठंड में बोया जाएगा। 70 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होगी इसकी। दलहन की बात करें तो दलहन कहाँ कहाँ होगा, हरा चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, खेसरी, ये सब क्या है, दलहन है, और ये सब रबी की फसलें हैं। दालों का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता व मृदा संबंधी दशाओं में किया जाता है। ठीक है गाइस। अब हम लोग अगर तिलहन की बात करें, चाय देखें तो तिलहन के लिए 15-30 से, मैंने एक चार्ट इसमें आगे ऐड किया है, आप लोग वो चार्ट देख लीजिएगा, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। हम लोग अब जोत के बारे में बात कर लेते हैं कि सीमांत जोत कितना है, छोटे जोत कितने हैं और मध्य और लार्ज जोत कितने हैं। सीमांत जोत जो है वो 1 हेक्टर से कम भूमि वाले जोत को सीमांत जोत कहते हैं। भारत में सीमांत जोतों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि आपको पता है हमारे वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे सीमांत जोत मिल जाते हैं देखने के लिए। वहीं पर अगर छोटे जोतों की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी होगी, 1 से 2 हेक्टर। अर्ध मध्य जोत की बात करेंगे तो 2 से 4 हेक्टर। मध्य की करेंगे तो 4 से 10, और 10 से बड़े किसमें आ जाएंगे, सारे के सारे बड़ी जोत में। ठीक है। इसका हिस्सा भारत में 10.59% है। कितना है, 10.59% है बड़ी जोत का।
वहीं पे अगर हम बात करें मध्य जोत का तो 21.20%। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। भारत की कृषि एवं प्रमुख समस्याएं। समस्या की अगर हम बात करें तो समस्या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में है, क्रॉपिंग डेंसिटी में है, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी में है। ठीक, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे वहाँ भारतीय कृषि में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर जगह पर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, शस्य गहनता की, तो इसमें क्या है कि किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या, एक साल में एक खेत के अंदर कितनी फसलें उगाई गई हैं, फसलों की संख्या ही उस भूमि की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। मतलब आपने तीनों मौसम में लिया है कि जाड़ा गर्मी बरसात खरीफ रबी और जायद तीनों फसलें ली हैं या दो ली हैं या एक ली है, आपकी लैंड पड़ी हुई थी, तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है ना, वो क्या होगा, किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या ही उस भूमि की शस्य गहनता कहलाती है। ठीक, शस्य गहनता का मान जितना अधिक होगा भूमि की उपयोग क्षमता भी उतनी अधिक होगी। मतलब कि भूमि क्या होगी, अच्छी होगी। क्या होगी गाइस, भूमि क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को मेंटेन कर रहे हैं और अगर कंटिन्यूअस वो यूज़ में है तो वो अच्छी मानी जाएगी। पंजाब को माना जाता है कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसकी, पंजाब की, और उसके बाद हरियाणा और फिर पश्चिम बंगाल। क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, पंजाब की, हरियाणा और फिर वेस्ट बंगाल, हरियाणा और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब कृषि उत्पादकता की अगर बात की जाए, इसका एक फॉर्मूला है वो देख लीजिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर ग्रॉस बोया गया क्षेत्र, मतलब कितना हमने क्षेत्र में बोया है। अगर हमारा इतना खेत है तो इतने में बोया है या पूरे में बोया है या उसको भी पार्ट के करके गया, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और उसमें कितना है और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है, अब अगर कृषि उत्पादकता की बात की जाए तो कृषि उत्पादकता से तात्पर्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन से है। मतलब एक खेत से कितना ले रहे हैं या एक श्रमिक द्वारा कितना उत्पादित किया जा रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग एग्रीकल्चर इफिशिएंसी की बात करें तो कृषि दक्षता भी कृषि उत्पादकता के समान है, किंतु इसमें एक मुख्य अंतर है कि कृषि उत्पादकता जहाँ किसी क्षेत्र की कृषि संभाव्यता को दर्शाती है, वहीं कृषि दक्षता कृषि के वर्तमान स्तर का प्रतीक होती है। इसमें क्या है, प्रेजेंट देखा जाता है इसका, कि प्रेजेंट में वो कितना प्रोडक्टिव है और कितनी प्रोडक्टिव नहीं है। अब हम लोग अगर बात करें, आगे चलते हैं, भारत में कृषि की उपनाम यानी जो रेवोल्यूशंस हुए थे या उनके जो उपनाम थे वो हैं। भारत में कृषि क्रांति के उपनाम क्या, जैसे हरित क्रांति को क्या कहा जाता है, खाद्य उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है, दूध उत्पादन। नील क्रांति मत्स्य उत्पादन। कोको उत्पादन किससे जुड़ा है, भूरी क्रांति से। अंडा और कुक्कुट उत्पादन, रजत क्रांति। तिलहन, पीली क्रांति। टमाटर और मांस, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली प्याज औषधि। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, फसल उत्पादन से। क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं, रिपीटेड पूछे हुए हैं, और यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग अगर बात देखो, एक है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा हुआ है 1990 में, और पहला वाला हुआ था 1966 में। ग्रीन रेवोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो पहला वाला कब हुआ था, 1966 से 1967,
पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया था। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो था 1990। ठीक है, जिसे सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कृषि विपणन एवं खाद्य सुरक्षा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर कृषि विपणन की बात करें तो कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु विपणन की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादों एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग एवं वितरण, समझ रहे हैं कि इन सब चीज़ों को लाना, रखना, संभालना, वेयर हाउस बनाना, स्टोरेज बनाना, मार्केट तक पहुंचाना कृषि विपणन में आ जाएगा। खाद्य सुरक्षा में आ जाएगा हमारा पोषण युक्त खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित करना और उसकी सप्लाई करना, ये किसमें आ जाएगा? खाद्य सुरक्षा में आ जाएगा। अगर हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे गवर्नमेंट जो है एक, अगर मान लो उसने 10 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया है तो फिर वो सबके लिए बराबर हो जाएगा और वहाँ पे जाके मंडी का ये रेट हो जाएगा। इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। ये सब हम लोग करंट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमारी करंट की क्लास में भी आप लोग प्रेजेंट रहिएगा। अब खाद्य सुदृढ़ीकरण की अगर बात करें कि फूड फोर्टिफिकेशन की, तो ये वो होता है जिसमें हम लोग विटामिन, आयोडीन, जिंक, लोहा, विटामिन डी, विटामिन ए आदि की मात्रा जो है भोजन में बढ़ा देते हैं, जिससे थोड़े भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिल जाए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है इस समय। अब भारत का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? SSAI। तो ये जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसका काम क्या है कि वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण करना और उसके पालन को सुनिश्चित करना। ठीक है गाइस, आज हम लोग अपनी क्लास यहीं रोकते हैं। इसमें बस हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं, पशुपालन। पशुपालन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पशुपालन और डेयरी विकास। पशुपालन कृषि विकास के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा है, जिसके तहत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आवास, आश्रम, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का मेंटेनेंस किया जाता है। भारत में पशुपालन अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व में अग्रणी स्थान पर है भारत का पशुपालन। याद रखिएगा कि भारत विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। पहली गणना पशुओं की कब शुरू की गई थी? पहली गणना पशुओं की 1919 में शुरू की गई थी। ठीक है, और ये पहली बार आज़ादी के बाद आयोजित कब की गई थी? 1951 में। गणना 1919 से स्टार्ट हो गई थी और प्रायोजित कब की गई थी? 1951 से। पशुधन गणना 2017 जो है पशुधन गणना की 20वीं है, जो 2017 में हुई थी। इसका भी डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें गाय कितनी है, भैंस कितनी है, कितना प्रोडक्शन होता है, कहाँ कहाँ पर भेजा जाता है, किस नंबर पे हम लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 2017 पशु गणना कौन सी है? 20वीं है। पशुओं की प्रजातियों के अंतर्गत कौन कौन से पशु आते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, खच्चर, गधे, ऊंट, मिथुन और याक को शामिल किया जाता है। 20वीं राष्ट्रीय पशु जनगणना की अगर बात की जाए तो 20वीं राष्ट्रीय पशु जनगणना जो है आपकी, उसके अनुसार भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ कहाँ पर है? क्रमशः अगर देखें मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी के बाद राजस्थान, उसके बाद MP और उसके बाद वेस्ट बंगाल। यहाँ पर पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश हमारा फर्स्ट नंबर पर है। यूपी का पेपर देने जा रहे हैं, एक बार इसको माइंड में अपने रख लीजिएगा। भारत में गाय की किस्म कौन कौन सी होती हैं? आजकल आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे वहाँ गाय की राजनीति चल रही है, धर्म और गाय की, तो देख लीजिए। गिर नस्ल जो गुजरात के काठियावाड़ महाराष्ट्र के आसपास पाई जाती हैं। साहीलवाल, साहीलवाल कहाँ पाई जाएगी? उत्तर भारत में पाई जाती है। साहीलवाल कहाँ पाई जाती है? गाय की प्रजाति है, कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत में पाई जाती है। योगी की गवर्नमेंट है, अच्छे से गाय पढ़ के जाइए। राठी नस्ल उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। कौन सा है? राठी। रेडी, रेड सिंधी, ये लाल बादामी होती है, पाकिस्तान प्रांत में पाई जाती है। और एक होती है हरियाणा नस्ल जो दिल्ली और हरियाणा में पाई जाती है। ये हल्के भूरे रंग की होती हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त जो गाय की प्रजातियां हैं वो जर्सी है, नागौरी है, मालवी है, थारपारकर है, कॉकरेज है, देवनी, निमाड़ी, ये सब अन्य है इसकी। अब कुक्कुट पालन की अगर बात की जाए तो यह पशुपालन के अंतर्गत एक उपभोग है जिसमें अंडा और मांस के लिए मुर्गी, पीरू, बत्तख इत्यादि का पालन पोषण किया जाता है। भारत में मुर्गी पालन सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है। हमें तो साक्ष्य भी मिले हैं, कुत्ते के मिले हैं जैसे, वैसे इसके भी मिले हैं, घोड़े के मिले हैं। कुक्कुट उत्पादन विश्व में भारत की भागीदारी कम है, लेकिन हाल ही के वर्षों में इसका विकास बहुत तेजी से किया भी जा रहा है, क्योंकि भारत में जो अंडे का कंजप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर विश्व में भारत का स्थान देखें अंडा उत्पादक में, तो भारत तीसरे नंबर पर है। भारत के जो शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य हैं कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। ये डाटा फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अब हम लोग देखते हैं डेयरी विकास। डेयरी विकास में आप लोगों को पता है कि भैंस, बकरी, भेड़ा, घोड़ा एवं ऊँटों को शामिल किया जाता है। विश्व के दूध उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में सबसे आगे हैं। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश आते हैं। वहीं पर अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति दूध से जुड़ी हुई है और नीली क्रांति मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। ठीक है गाइस, अब हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा इस टॉपिक को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं तो अब इसके क्वेश्चंस की बात कर लीजिए तो शायद आपको समझ में आ जाए। यूपीपीएससी 2016 मेंस में क्वेश्चन था, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये करंट था उस समय का, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक पूछा गया था, क्योंकि कृषि उत्पादन 2015 रिपोर्ट आई थी, हर साल आती है, करंट में करवाई जाएगी। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कपास का उत्पादक राज्य और गेहूं का उत्पादक राज्य। ठीक है, इसको मैच करना था उनके राज्यों के साथ। हरित खेती में सन्निहित हैं। अब हरित खेती में पूछा था कि कौन कौन है। जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर देता है हरित खेती। क्या लग रहा है आप लोगों को? जैविक कृषि पे करता है, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों तो उससे बचाव। नई हरित क्रांति में तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया गया था। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन, खाद फसलों, बागवानी एवं पे जोर देता है। तो इसमें जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया हुआ है गोल्डन राइस एक प्रचुर मात्रा है, BCKA की तो एक ही होती है। फिर यूपी आरओ मेंस में यूपीपीसीएस 2016 में आरओ 2010 और 13 में ये क्वेश्चन आया है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 20। ठीक है गाइस, फिर यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का जैविक राज्य घोषित किया गया है? उस साल सिक्किम घोषित किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, करनाल में स्थित है। वहीं यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन है पश्चिम घाट, दक्षिण पूर्वी घाट,
उत्तर पूर्वी भारत, और अभी बताया था डहिया, वलतरे, झूम और कुमारी स्थानांतरित खेती हैं और उनसे मैच करने के लिए बोला गया है। फिर यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी उत्पादन करता है? तो आप लोग खुद देख रहे हैं ना, 2014 में क्वेश्चन है, परंपरागत खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेतों में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है या नहीं रही है, ये बताना है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, ये बताना है। ये भी 2014 में क्वेश्चन आया था। यूपीपीसीएस आरओ 2017 में क्वेश्चन है, अगेन पूछा है, उत्पादक राज्य और फसल, जूट, चाय, गन्ना, रबड़ दिया हुआ है, केरल, उत्तर प्रदेश, असम, ये सब दिया हुआ है। फिर यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस फिर है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा अभी आपको बताया है, इसको नोट में भी हम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, धान की है। राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी? गेहूं की, अभी बताया था। ट्रिटिकल निम्न में से किन दो बीजों का संकर क्रॉस है? ट्रिटिकल क्या है? गेहूं एवं राई का। 2014, 15, 17, 16 सब क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सब यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एग्जाम के नेचर को समझिए, क्वेश्चन पेपर्स को लगाइए, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। कुछ भी ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना रिस्पांस दीजिए। कब तक 1 वे क्लास चलाते रहेंगे आप लोग? ऐसे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय। अपना लेकिन रिस्पांस ज़रूर दीजिए।